2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मर्यादा की दीवारें ढह रही हैं और निजी हमलों का दौर शुरू हो चुका है? 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी से आर पार की जंग छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 से पहले के यूपी को उपद्रव प्रदेश कहा तो अखिलेश इतने तिलमिला गए कि उन्होंने सीधे सीएम योगी को ही उपद्रवी करार दे दिया। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी में धाराएं थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है? क्या विकास और विजन की जगह अब पर्सनल अटैक ने ले ली है? सवाल ये भी कि क्या अखिलेश ओवैसी से डर रहे हैं इसलिए योगी से पर्सनल हो रहे हैं? क्या इसलिए एसआईआर पर आर पार की लड़ाई के बाद अब योगी के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं? और दूसरी ओर सनातन गौरव की ढाल लिए योगी भी गाजी वाले प्रहार से साफ कर रहे हैं कि मुकाबला तुष्टिकरण बनाम राष्ट्रवाद का ही होगा। तो कैसे ये राम जी लाएंगे राम राज? आखिरी में बैठा रहे हैं। सोचिए, जो राम है उन्हें आखिरी बेंच पे बैठा रहे। राम को आखिरी बेंच पे बैठा सकते हैं? बीजेपी वाले बेंच से बाहर हो जाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन है? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव की बेचैनी दो मोर्चों पर है। एक तरफ मुस्लिम वोट में सेंध लगाते असदुद्दीन ओवैसी, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के सबसे मुखर चेहरे योगी आदित्यनाथ। तो क्या ओवैसी की सेंधमारी से वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलेश खुद को योगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करना चाहते हैं? तो क्या इसलिए यूपी की राजनीति में इतिहास, आस्था और पहचान तीनों चुनावी हथियार बन चुके हैं? सवाल ये भी कि क्या 27 में यूपी का सियासी मुकाबला सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि पर्सनल और परसेप्शन पर भी होने वाला है? अखिलेश का पर्सनल होना उनकी मजबूरी है या ओवैसी के बढ़ते कद से पैदा हुई बेचैनी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बदले हुए यूपी से सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में लखनऊ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल ये कि 26 का एजेंडा क्या 27 का ट्रेलर दिखा रहा है? सवाल ये भी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उपद्रवी हैं। ये मामला इतना पर्सनल क्यों होता जा रहा है? सवाल ये भी है कि यूपी में ओवैसी की बढ़ती ताकत, क्या अखिलेश यादव डर की वजह से यात्रा पर निकल रहे हैं? समीकरण बदल रहे हैं? मुस्लिम लीडरशिप को शामिल करने की बात हो रही है। और सवाल ये भी कि योगी के हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे, एसआईआर पर आर पार करेंगे, क्या इसी से चुनाव जीतेंगे? इन्हीं सवालों पर हमारी चर्चा आज की आगे बढ़ेगी और यह तय होगा कि 27 का चुनावी मूड क्या रहने वाला है। मैं आपका परिचय यहां पर मंच पर मौजूद मेहमानों से औपचारिक तौर पर करवा देता हूं। राकेश त्रिपाठी जी मेरी दाहिनी ओर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता।
फराज किदवई मेरी बाईं ओर है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनके बगल में असीम वकार जी हैं, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। कमलाकर त्रिपाठी जी मंच के मेरे दाहिनी ओर है, डॉक्टर सौरव मालवीय पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और मंच के इस और आखिर में डॉक्टर एमएच खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फराज किदवई आपसे करता हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है कि आप इमेज को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को उपद्रवी कहकर। नहीं राकेश भाई, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता की आवाज उठा रहे हैं। और वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हेल्थ तक आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो जनता के सामने ला रहे हैं। अब मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बलिया के एक सरकारी अस्पताल में टॉर्च से मरीजों का इलाज किया जाता है, तो वहां पर दो समस्या होती हैं। पहली समस्या यह होती है कि वहां पर इसका मतलब बिजली नहीं आ रही है, और जब बिजली नहीं आ रही है तो जनरेटर का भी इंतजाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि गोंडा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप के ऊपर चूहे चल रहे थे, और सरकारी अस्पताल में ही पेशेंट के बेड के बगल में कुत्ते सो रहे थे। तो जब ये स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल होगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तो आवाज उठाएंगे। राकेश भाई, फराज भाई, नहीं सुनिए, आप आवाज उठाइए। अब यहां से एक काउंटर है, और काउंटर यह है कि आपने बहुत आसानी से इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की। उपद्रव का मतलब सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है। आपको कानून व्यवस्था पर बोलना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि कानून व्यवस्था पर हमारी पिच कमजोर है। सपा शासन राज में पहली बार उत्तर प्रदेश 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 बना था। तो आप अस्पतालों की अव्यवस्था और दूसरी अव्यवस्था पर गए, कानून व्यवस्था पर नहीं। मैं बता रहा हूं। देखिए राकेश भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है। ये माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनको पता होगा। ये मिनिस्ट्री मेरे पास तो है नहीं, या मेरी पार्टी की तरफ से तो चलती नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अब बताइए कानून व्यवस्था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर शाहजहांपुर के एक अस्पताल में, अब समझिएगा बात, मैं हेल्थ पे नहीं जा रहा हूं, शाहजहांपुर के एक अस्पताल में अगर एक महिला मरीज का बलात्कार होगा तो इसका मतलब तो यह हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट और कानून व्यवस्था भी चौपट। राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उपद्रवी कह देना जस्टिफाइड है और जस्टिफाई करना है। देखिए, जिन्होंने उपद्रवियों का हमेशा संरक्षण किया हो, मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपियों को हेलीकॉप्टर में बैठाल करके मुख्यमंत्री निवास में चाय नाश्ता कराते रहे हो, माफियाओं के कुत्तों से मंच पर सार्वजनिक तौर पर हाथ मिलाते रहे हो, जिन्हें इनकी गलबहिया बिना मुख्तार और अतीक के कभी चलती ना रही हो, साइकिल का पैडल इन्हीं अपराधी माफियाओं के दम पर ही चलता रहा हो, वो आज जब उपद्रवियों की बात करते हैं तो उनको आंकड़ा देखना चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता संभालने के बाद से आज उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। वरना उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला बाकी नहीं था, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं था। वो लखनऊ हो या बाराबंकी हो, वो रामपुर हो या मुरादाबाद हो, बरेली हो या मऊ हो, उत्तर प्रदेश के हर जिले में सांप्रदायिक दंगे, कर्फ्यू लगाना उत्तर प्रदेश की नियति बन गई थी। लेकिन अब इस जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं पिछले 7-8 वर्षों में, उन्होंने कर्फ्यू का नाम भी नहीं सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कहीं भी कभी भी कर्फ्यू लगाने की नौबत आई हो। इनको पीड़ा होती है, दर्द होता है। एक चीज राकेश जी, फराज भाई बहुत बोलना चाह रहे हैं। एक चीज, एक काउंटर इसमें भी है कि कानपुर में शिवम मिश्रा नाम का एक लड़का लैम्बोर्गिनी से कुचल देता है। कमिश्नर कह रहे हैं कि नहीं, शिवम ही गाड़ी चला रहा था, उसके बावजूद भी सारी जमानती धारा है। अच्छा, मांग रहे हैं रिमांड लेनी थी तो गैर जमानती धारा क्यों नहीं लगी? देखिए, किसी भी स्पेसिफिक इशू पर जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसके कानूनी पहलुओं को देखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं किया, यह सच है या नहीं है। अब कोर्ट ने अगर जमानत दे दी है तो कोर्ट की जमानत को लेकर के भी सरकार पर सवाल खड़े करे, मुझे लगता है लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। यह न्यायपालिका का काम था। जमानत, अब जहां तक धाराएं जमानती है या गैर जमानती है, ये दूसरे पक्ष के पास शक्ति है। वो चाहे तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे करके जमानतों को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। एक छोटी सी बात जोड़ दूं, इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के कई सारी बातें उठाई। उत्तर प्रदेश के यही राजधानी लखनऊ, लोगों को याद होगा कि कैसे सीएमओ और एसीएमओ की गोली मारकर के हत्या होती थी एनएचएम और एनआरएचएम जैसे घोटालों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज से लेकर के आज हर जिले के पास अपने मेडिकल कॉलेज की यात्रा योगी आदित्यनाथ सरकार में हुई है। ये बात इनको फराज किदवई, फिर मैं असीम जी आ रहा हूं आपके पास। बस 2 चीजें हैं। अभी राकेश भाई ने
बहुत सारे आंकड़ों की बात की, सारी चीजें बोली। मैं खाली एक लाइन बोलना चाहता हूं अदम गोंडवी जी की, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आपने बड़ी बड़ी बातें की, मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, इन्होंने ये कहा। तो भाई साहब बहराइच उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं आता है? भाई साहब संभल उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं आता है? और मैं आपको कम से कम, मैं आपको आगे भी ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इनका शो मैं 2 सवाल इन्होंने किए हैं, एक बहराइच को लेकर के और एक संभल को लेकर के। संभल में न्यायपालिका के आदेश पर दिए गए सर्वे के कारण आपने वहां कोशिश की थी कि कैसे सांप्रदायिक दंगा किया जाए, लेकिन उपद्रवियों को पुलिस ने रोकने का काम किया। 2 संप्रदाय आमने सामने नहीं आने पाए थे, अगर सामने आए होते तो संभल के हिंदुओं का क्या हुआ होता ये सब जानते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष, दूसरी बात आपने कही बहराइच के एक कस्बे में ये कोशिश की गई थी कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या करके सांप्रदायिक दंगा किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कठोरता के साथ उन उपद्रवियों को निपटाने का काम किया। अगर उपद्रवियों पर नरमदिली की होती ना तो शायद पूरा बहराइच सूखा होता। असीम बकार जी, कानून व्यवस्था पर इस चर्चा के बीच अखिलेश यादव रामनवमी से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। फोकस वहां पर है जहां पर आप लोग स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, नोएडा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आप लोग खुश हो रहे हैं कि अखिलेश यादव डर रहे हैं या कुछ और? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। रामनवमी से शुरू कर रहे हैं, रामनवमी के बाद? हाँ, ये खबर नहीं है सर, अगर वो ईद से शुरू करते तो खबर होती। हाँ, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए सर, वो हिंदू हैं, खाली बीजेपी वाले हिंदू नहीं है। वो रामनवमी से शुरू करें, होली से शुरू करें, दिवाली से शुरू करें, अच्छी बात है। और हरकत में बरकत होती है, हम लोग ये कहते हैं कि हरकत करते रहो, उसमें बरकत होगी। ये सियासत है सर, सबको हक है सड़क पर उतरकर सियासत करने का, हम भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम सब शांत बैठे रहें, हम जनता की आवाज ना बने, हम सवाल ना पूछें। अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया आंकड़े। सर कागज के आंकड़ों पर मत जाया कीजिए, अगर डेवलपमेंट आप कागज पे दिखा रहे हैं तो तब तक हम उसको नहीं मानेंगे जब तक वो धरातल पर दिखेगा नहीं। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, लोग अपने आप आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे और एहसास करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपको सर, अगर आपको ये बताना पड़े बार बार कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, तो ये गारंटी है कि आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, आप सिर्फ जबान की बात कर रहे हैं। ठीक, ये आपके बगल में बैठे, हाथ मिलाएंगे इनसे आप? लीजिए, मिला लेते हैं, आइए। ऐसा वाला हाथ नहीं, आइए। नहीं, ऐसा वाला हाथ नहीं है, गठबंधन वाला हाथ। वो सरकार जब चुनाव में जाएगी उसके बाद हम लोग तय करेंगे। सरकार तो इधर है, ये तो अभी विपक्ष में है। नहीं, सरकार को चुनाव में जाने दीजिए, वरना तो हम सबसे हाथ मिला रहे हैं, किसी से ऐसा नहीं। वो वाला हाथ नहीं, गठबंधन वाला हाथ मिलेगा कि नहीं? नहीं, गठबंधन वाला हाथ अभी कहना मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है। फराज भाई, नहीं, सियासत में सर हाथ तभी मिलाए, देखिए नहीं सर, एक मिनट, सियासत में हाथ तभी मिलाए जाते हैं जब दोनों फायदे में होते हैं या दोनों नुकसान में होते हैं। खाली हमारा फायदा होगा, इनका नुकसान होगा, ये हम कभी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। और खाली इनका फायदा होगा, सुनिए सर, अभी देखिए ना मजा, अगर ये फायदे में है और हम नुकसान में है तो ये हमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे अभी देखिए ना, फराज भाई माइक उठाइए, माइक जी बताइए। अरे वही सवाल है, हाथ देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। ठीक। लेकिन हमारा एक पर्सनल मानना है, आसिम भाई हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं बहुत तारीफ करता हूं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, राष्ट्रभक्त आदमी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको भेजा दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में कि जा करके भारत की बात रखिए। इसकी जवाब दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो राकेश त्रिपाठी जी इल्जाम लगाते थे वो गलत है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा भरोसा उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे। सुनिए, क्या इल्जाम लगाते थे? अरे बार बार भारतीय तो इल्जाम क्या लगाते? मैं बता रहा हूं, उनके ऊपर अक्सर इल्जाम लगाते थे ना कि वो देश के लिए नहीं सोचते हैं। ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाती है, लेकिन उनके राष्ट्रवाद पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगा दी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ओवैसी के
राष्ट्रवाद पर कभी बीजेपी नेता ने सवाल उठाया? आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए दंगा कराने की नीयत रखने वाले लोगों को निश्चित तौर पर आरोपित करते रहेंगे, लेकिन देश पहले है, दल बाद में है। और जब ऑपरेशन सिंदूर के मामले में पूरी दुनिया के सामने भारत की सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने का मामला था, तो सारे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबको साथ आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तब भी थे जो देश की सेना पर राजीव राय भी गए थे समाजवादी पार्टी से। आसिम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना देखिए, बड़ी खूबसूरती से आरोप लगाया फराज साहब ने। मैंने आरोप लगाया साहब, सुन तो लीजिए सर। मैंने तो तारीफ की आपकी सर। सुनिए सर, जब ऑपरेशन सिंदूर जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और खत्म हुआ तो देश के सामने एक बड़ी बात खड़ी हो गई कि कौन लोग इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं, देश के साथ हैं। और बहुत से लोग ऐसे थे जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े करके देश के विरोध में थे। तो ओवैसी साहब ने देश के साथ खड़े होने में अपना सम्मान समझा, और जो लोग देश के विरोध में खड़े थे वो सवाल करते रह गए। कौन देश के विरोध में था? जो हम पे आरोप लगा रहे हैं सर। कौन आरोप है? फराज भाई, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तो इतनी अब प्रॉब्लम समझ गया। देखिए, ना इन्हीं ने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा, नहीं, लेकिन ये भाग गए। नहीं, हम भागे बिल्कुल नहीं। देखिए ओवैसी साहब की मैंने बोला कि हम बहुत इज्जत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनसे कहा वो उन्होंने किया, और आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो उनसे कहेंगे वो करेंगे। नहीं, मैं समझ गया। इसमें कोई दो राय नहीं। मजबूरी समझ रहा हूं। मजबूरी है कि अगर ओवैसी को आप लोग गठबंधन में लेते तो बिहार में जो धर्म संकट था विपक्षी गठबंधन के साथ, कि फिर ये माना जाएगा कि मुस्लिम लीडरशिप उनके पास है, तो हमारे मुस्लिम वोट बैंक का क्या हुआ? ये मजबूरी आपके पास भी है। नहीं, देखिए, यहाँ मैं आपकी बात से नहीं, यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सर, ना इत्तेफाक रखिए। सुनिए, बात तो सुनिए। नहीं इत्तेफाक रखिए, लेकिन अरे सर, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? फराज भाई, आप बोलिएगा, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भर्ती वैकेंसी खुली हुई है, अभियान छोटा बड़ा मीडियम, बड़ा स्मॉल मीडियम, जो नेता आ जाए भर्ती अभियान खुला हुआ है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ज्वाइन करने पर आप ओवैसी पर अगर रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, मतलब सिर्फ यही है। बस मैं दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि मैं इनका एक बात से जवाब देना चाहता हूं कि ये देश गांधी का है, ये देश अंबेडकर का है, और ये देश सरदार पटेल का है। क्या कोई हिंदू नेता मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता है? ये कौन कह रहा है? क्या जरूरी है कि मुसलमान ही मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा? बिल्कुल कर सकता है। हिंदू मुसलमान हिंदू की नुमाइंदगी कर सकता है, लेकिन ये आप लोग बांटते हैं। एमएच खान साहब, ये दरार दिख रही है, असर इसका दिखेगा, आपका विश्लेषण क्या है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 3 बार से वोट दे रहे हैं, और जब दूसरा 2022 में वोट किया, 95% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। 110 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। इनका वोट जो बेस वोट है वो आधा भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी बैठे हैं ना, इनके साथ चला जाता है, तो ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अब मुसलमान ये सोचता है कि जिसके पास 20% वोट होगा और 22% वोट होगा, जब हम मिलाएंगे तो 42% वोट होगा। तो किसके साथ? उसके बाद भाई, समाजवादी पार्टी की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। आप मुसलमान अगर इनके पास से हट जाए तो ये 0 सन्नाटा हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। और मुसलमान अब नहीं जाएगा इनके साथ। क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा? हम इसलिए एक काम बताएं। किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? हम कह रहे हैं बसपा साथ जाएगा, जिसके पास 22% वोट है। बहुजन समाज पार्टी के पास 22% दलित वोट है और 20% वोट मुस्लिम, ये 42% हो जाता है। 10 सेकंड में अभी वो भी माइक उठाएगा। नहीं, देखिए, आप पूरी बात हो जाए दीजिए, पूरी बात हो जाए दीजिए, पूरी बात हो जाए दीजिए, पूरी बात हो जाए, वरना पूरी बात करिए, पूरी बात करिए। देखिए, राकेश जी बड़े होशियार हैं और वकील हैं, कहते हैं कि जमानत हो जाती है। अरे भाई, जो दरोगा जो सिपाही लिखता है FIR ना, वो हल्का जब लिखता जमानत हो जाती है, तो ये हल्का कराते हैं। ये फतेहपुर में आप इसका जवाब दीजिएगा। फतेहपुर में जो मकबरे पे चढ़ के दंगाइयों ने, बजरंग दल के लोगों ने ऐलान करके कहा था कि मैं परसों आऊंगा और मकबरा को तोड़ूंगा, वहां पर क्या हुआ? होमगार्ड के 4, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये, वहां पर 4 होमगार्ड लगा दिए गए थे कि तुम इनको रोक लो। वो तो मैं फतेहपुर की जनता को
धन्यवाद देता हूं। ठीक है कि उधर से कुछ दंगा नहीं हुआ, वरना दंगा कराने की पूरी साजिश पीड़ा हुई है, पूरी साजिश बड़े के टूटने पर इतनी पीड़ा हुई, लाखों मंदिर नस्तनाबूद कर दिए, एक बार मजम्मत नहीं कर सकते। खान साहब मजम्मत करिए, हिम्मत मैं मजम्मत करता हूं, मैं करता हूं कि मंदिर भी होना चाहिए, मस्जिद भी होना चाहिए। आपकी तरह से नहीं कहता हूं कि खाली मंदिर होना चाहिए। आपके साथ तो मैं डिबेट में रहा हूं। एमएच खान साहब आता हूं। मंदिर मस्जिद की बात आ ही गई है तो कमलाकर त्रिपाठी जी, गाजी को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है, औरंगजेब को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है, बाबर को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है, बाबरी को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान इनके साथ, सपा के साथ है नहीं है, तो बट रहा है, तो फिर तो फायदा इधर बगल में। आप लोग क्या करेंगे यूपी में? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां आप डिबेट ही करा रहे हैं, हिंदू किसके साथ है, मुसलमान किसके साथ है, आवाम किसके साथ है, बात इसकी करिए। और आज के समय में आवाम ये देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का शासन, एक पुरानी कहावत है कि गाने की लाइन थी, मैं आ रहा था तो सुन रहा था कि जा जा तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो पहचान गए। और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बनारस शहर में लड़की के साथ, बीएचयू की लड़की के साथ रेप होता है और भाजपा आईटी सेल के बच्चे रेप करते हैं, जिनको 1 महीने तक आइडेंटिफाई कर दिए जाने के बावजूद उनको प्रचार में दूसरी जगह रखा जाता है, और बाद में उनकी जब अरेस्टिंग होती है, उसके बाद जब उनको जमानत मिलती है तो उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं बनारस के ही एक विधायक के द्वारा। यहां पर कोडीन कफ सिरप से जो स्थितियां बनी पूरे प्रदेश भर में, ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। एक शेर है कि शीशे पे जैसे शीशा गिरे पत्थर पे छूटने के बाद हाल ये हुआ है बीजेपी को वोट देने के बाद, और राह में रहजन मिला रहबर के भेष में, पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। यहां पर 1 मिनट बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। यहां पर स्थितियां ये हैं, डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगा गया था। केंद्र सरकार एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से जो है वो केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर के और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम आता है, अब हमको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर एक फोन पर रोक दिया गया, किस प्रकार से जो है वो डील जो है वो किसानों, आपने क्या किया है? किसानों में आपने अनरेस्ट किया, आपने युवाओं में अनरेस्ट किया, यूजीसी को गलत तरीके से लागू करा करके आपने कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का काम नहीं किया। सौरभ मालवी करीब 1.5 से 2 मिनट कमलाकर त्रिपाठी जी ने बोला, लेकिन मेरे सवाल के स का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। किस बात का जवाब आप चाहते हैं? आप बताइए ना मुझे। आप लोग सवाल ही नहीं सुने। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मुसलमान किसके साथ है और हिंदू किसके साथ है? अगर आप ये डिबेट करना चाहते हैं तो मैं इस मंच से डिबेट करना चाहता हूं। एमएच खान ने बोला, मैंने बोला क्या? एमएच खान ने कहा कि मुसलमान नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, और अगर साथ छोड़ दे तो ढील सन्नाटा हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। मैंने वहां से सवाल उठाया, आपका, अगर आपको ये सवाल गलत लग रहा है तो सर ये आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। जनता पार्टी का कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपको गलत लग रहा है तो ये आपकी दिक्कत है। लीजिए, मेरा नाम कमलाकर त्रिपाठी है, पहली चीज। कमलाकर त्रिपाठी बोल रहा लीजिए। और दूसरी चीज, ये देश की त्रासदी है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर इस देश की त्रासदी है। 1 मिनट सौरभ मालवी को बोलने दीजिए सर, समय कम है, सीएम कार्य का भी समय हो रहा है, रुक जाइए। ये कहता है कि तेल लगा के डाबर का, सौरभ मालवी इनको नहीं, बाबरी गुणगान करिए आप, बाबर का गुणगान करिए। बाबर का नाम तो मिटेगा ही, बाबर का नाम मिट चुका है, बाबर का नाम मिटेगा ही। आप लोग तो सबका नाम मिटाना चाहते हैं, समय नहीं है। कांग्रेस मिटाना चाहते हैं। राकेश जी रुक जाइए, लेकिन कमलाकर जी प्लीज, गांधी को भी मिटाना चाहते हैं, लेकिन गांधी रहेगा, मैं फिर नेहरू रहेंगे, मैं फिर कैमरा उधर घुमाकर सौरभ मालवी के पास हर वो विचारधारा रहेगी। मैं फिर कैमरा घुमाकर सौरभ मालवी के पास खड़ा हो जाऊंगा। सर रुक जाइए। सौरभ मालवी, इनको अपनी पार्टी के अंदर की त्रासदी नहीं दिखाई देती है कि इनकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि मैं राहुलवादी नहीं हूं। इनको अपनी पार्टी की त्रासदी नहीं दिख रही है, बीजेपी की त्रासदी, सपा की त्रासदी दिख रही है। देखिए राकेश जी, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में वही हो गई है कि 1992 के बाद, यानी लगभग 35 साल की उम्र पूरी करने वाले पीढ़ी कांग्रेस नाम भूल गई है। कांग्रेस वेंटिलेटर पर भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस सच को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए कांग्रेस अपनी पहचान बनाने के लिए देश में जिंदा है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, एक
एक मिनट कमलाकर भाई, एक मिनट। बात तो सवाल जायज है सर कि हिंदू किसके साथ, मुसलमान किसके साथ। अब हम सब मिलके पूछ रहे हैं आप किसके साथ हैं? नहीं, हम तो सबके साथ हैं और किसी के भी साथ नहीं। ये तो पूरे देश तो उधर के साथ है। ये जो जनता दिख रही है मैं उसके साथ हूँ। ना मैं आपके साथ हूँ, ना इनके साथ हूँ, ना इनके साथ हूँ। मैं इस देश की जनता का वकील बनकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अब मेरे सवाल कभी किसी को अच्छे लगते हैं, कभी उधर बुरे लग जाते हैं। कोई सवाल स्किप कर देते हैं, किसी का सवाल पूछ लेता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। नहीं, आप एक सवाल मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर मुकदमे थे कि नहीं थे? चलिए, वापस लिए कि नहीं लिए? वापस लिए कि नहीं लिए? अगर आप मुझे लगता है आप अगर बेहतर होता, अदालत में बेहतर होता, अदालत में आप जाके आप बरी होते। आपने अपने कलम से आपने अपने वापस ले लिया, कलम से वापस ले लिया। नहीं, सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप इग्नोर मत करिए, इस सवाल को इग्नोर मत करिए। मैं कह रहा हूँ इग्नोर मत करिए। मैं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। खान साहब ने अगर मदरसे की बजाय किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की होती तो उन्हें मालूम होता कि किसी का मुकदमा कैसे वापस हो सकता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.